गुड आफ्टरनून पीपल, आफ्टरनून। कैसे हालचाल? बढ़िया है सबके सब। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट थियरी टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स। डाई इलेक्ट्रिक्स की बात चलिए। इससे पहले कि डाई इलेक्ट्रिक्स की बात शुरू करूं, आई थिंक लास्ट टाइम क्या किया वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम वी सॉ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। 3 इक्वेशंस वर देयर, जिसमें से 2 अपने पर्सनल फेवरेट थे। एनर्जी यू is half CV square. This equation specifically was used when a capacitor C was connected to a battery having voltage V and charge develop हो रहा था, एनर्जी स्टोर हो रही थी, तो हम ये इक्वेशन यूज करते थे। दूसरा इक्वेशन था Q square by 2C. This specifically was used during discharging, जहां पे कैपेसिटर में बैटरी ना हो और चार्ज और कैपेसिटेंस के साथ हमको फाइंड करना हो कि क्या हो रहा है, तो हमने ये इक्वेशन यूज किया। एंड एक और इक्वेशन था हाफ QV, वैसे कभी उसको यूज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। फिर आती है बात एनर्जी डेंसिटी की। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एंड एनर्जी कितना था U, वॉल्यूम कितना था AD, area into distance between both the plates, the volume of the system, and as a result you got U is half epsilon 0 E square, and SI unit of energy density was joule per meter cube. Energy upon volume, joule per meter cube. Also in a very beautiful development हमने last time ये देखा कि अगर 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो चार्ज इक्वली बटेगा। If C1 is equal to C2, then Q1 is Q2 is original charge by 2. ये दोनों कैपेसिटेंसेस इक्वल हो तो चार्ज इक्वली आधा आधा बढ़ जाएगा। बट अगर कैपेसिटर्स इक्वल ना हो, देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, वो 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड वाला, तो वी एम्प्लॉयड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला which said that Q1 is QC1 over C1 plus C2 and Q2 is QC2 over C1 plus C2. I guess these were very lovely formulas that we saw last time. And on top of that, हमने 2 स्फीयर्स के साथ भी ये चीज करके देखी कि 2 नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स हो, एक का रेडियस A हो, दूसरे का रेडियस B हो। You can see they are non-identical spheres and they are connected by a wire. Charge will flow between these 2 bodies till potential on both becomes equal. So potential दोनों के सरफेस में, मैं ये उड़ा रहा हूं, इक्वल हो जाना जरूरी है। So VA has to be equal to VB, and as a result KQA by A is KQB by B, and therefore QA by QB is A by B. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, और इसी से ऐसा हमको फॉर्मूला मिल रहा था कंपोनेंट लगा करके कि QA is Q into A over A plus B and QB is Q into B over A plus B. ये भी बहुत बढ़िया चार्ज डिवीजन फॉर्मूला है, बट फॉर स्फीयर्स। अब क्योंकि स्फीयर की बात चल ही गई है, तो मैं एक छोटा सा नोट देना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस लास्ट टॉपिक। कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ? आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। यू नो, हमने कैपेसिटर को क्या डिफाइन किया था कि अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, एनी डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। तो एक स्फीयर भी तो चार्ज स्टोर कर सकता है ना, है कि नहीं? A sphere also can store charge and can behave as a capacitor. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डिवाइस अगर चार्ज स्टोर करे तो वो भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकती है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, ऐसे स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना हो? अच्छा, फॉर अ स्फीयर मैं यही इक्वेशंस यूज करूंगा जो आपके साथ मैंने किए। यू रिमेंबर फॉर द स्फीयर पोटेंशियल क्या था? V इज इक्वल टू
बराबर, v in या on is kq by radius. Now you remember therefore अगर मैं v को नीचे उतार दूं तो how much is q by v? Do you agree? v को नीचे उतारा, r को ऊपर, k को यहां पे, तो q by v is r by k. Thus capacitance of a single sphere q is equal to cv, तो सबको याद है, तो c is equal to q by v. By how much is q by v? Isn't it r by k? And I guess everyone knows that k is 1 by 4 pi epsilon 0. तो c is r over 1 by 4 pi epsilon 0. Do you agree? 1 by 4 pi epsilon 0 चढ़ जाएगा ऊपर, तो capacitance of a sphere is 4 pi epsilon 0 r. Lovely. भाई, capacitance of any sphere having a radius r is given as c is equal to 4 pi epsilon 0 r. Do you agree? अपना अर्थ भी तो एक स्फीयर ही है, अर्थ भी तो स्फीयर ही है, उसका रेडियस भी है हमको पता. तो क्या हम ये इक्वेशन पुट अप करके, डू यू थिंक कैन वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ? इसका आंसर फाइंड आउट करके कमेंट में लिखिएगा मेरे को. मैं आपको डेटा दे देता हूं. फॉर द अर्थ रेडियस, so the first thing is you convert this kilometer into meter, put the values of 4 pi and epsilon 0, put it all together and find the value of capacitance of the earth. This answer would be the capacitance of the earth. Waiting for your answer. Let me take this up. Okay? Yup. Yes. जी बिल्कुल. तेरे को याद है हमने जब अर्थिंग की बात करी थी, तब हमने ये बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स धरती में उतर जाते हैं. तो वो अर्थ ने स्टोर ही किया ना चार्ज, उतनी कैपेसिटी है उसकी चार्ज स्टोर करने की. वो करता है या नहीं करता वो अलग बात है, और उसकी उतनी कैपेसिटी है. सपोज किसी की 10 रोटी खाने की कैपेसिटी है, क्या ये जरूरी है कि वो हर बार 10 रोटी ही खाए? नहीं, 2 रोटी खा सकता है, 1 रोटी खा सकता है, भूख ना हो तो नहीं खा सकता, पर उसकी कैपेसिटी है 10 रोटी की. तो उसी तरह अर्थ की ये कैपेसिटी है कि वो इतना चार्ज स्टोर कर सकता है. बराबर, कैपेसिटी को मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए. ओके, ऑलराइट. आई होप यू कैन टेक डाउन दिस फॉर्मूला राइट नाउ. ओके, सो वेरी सिंपल. Absolutely, very good, very nice. But it would be really lovely अगर आप कमेंट में भी करके दें हमको, ताकि मैक्सिमम लोग इसका आनंद ले सकें. ओके, ऑलराइट. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, डाइइलेक्ट्रिक्स. What are dielectrics? Now somebody will ask me, सर ये डाइइलेक्ट्रिक्स की जरूरत क्या है हमको क्यों इंटरेस्ट है ये टॉपिक में? हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देख लिया, series parallel connection we saw energy stored, energy density. Why do we require this topic? No need. Okay, so in order to do this topic I have to justify this topic first कि इसकी जरूरत क्या है. Do you remember for a capacitor, for a parallel plate capacitor, what is the capacitance? C is equal to, एंड मेरी इच्छा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाऊं, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ाऊं. मैं कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकता हूं? गिव मी सम आइडियाज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. एरिया बढ़ाओ, मतलब पहले छोटी प्लेट हो, उसकी जगह बड़ी प्लेट लो, जाड़ी प्लेट लो, एरिया बढ़ाओ. ओके, एक पॉइंट. दूसरा, डिस्टेंस घटाओ, इजंट इट? पर डिस्टेंस घटा के भी कितना घटा पाऊंगा, उसकी भी तो एक लिमिट है. कोई और ऑप्शन है एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के अलावा? कुछ और नजर आ रहा है?
This equation tells me capacitance depends not only on the area of the plates and the distance between the plates, but it also depends on the medium between the two plates. अब तक हमने जितने कैपेसिटर देखे उन सब के बीच में एयर था. यू कैन टेक इट एज वैक्यूम ऑल्सो. बराबर. देयर वॉज नथिंग बिटवीन द टू प्लेट्स, एयर या वैक्यूम. पर मुझे अंदाजा आ रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा डालूं वो स्पेस में बिटवीन द टू प्लेट्स, then I might be able to change the capacitance. And ये ढूंढते ढूंढते मैं इस क्लास ऑफ मटीरियल्स पे आ गया. These are non-conducting materials. Mica, glass, water, these are all dielectric materials. Non-conducting substances which are introduced inside the two plates of the capacitor, introduced between the two plates of the capacitor. इन दोनों के बीच में कुछ भर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाए. मेरा मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए. सो विद दैट प्राइम इंटरेस्ट इन माइंड, मैं दो प्लेट्स के बीच में, पहले कुछ नहीं था, अब तक हमने देखा सिर्फ एयर था, एयर एयर एवरीवेयर, और अब मैं इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं. उम्मीद यही की जा रही है कि इससे मेरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा. तो आई थिंक नाउ इट इज अप टू अस टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस क्लास ऑफ मटेरियल्स. क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या ये सचमुच कैपेसिटेंस बढ़ा पाएंगे? लेट अस सी. आर यू इंटरेस्टेड? देन स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन. Okay, a very important idea. Okay, so let me first define dielectrics. What are dielectrics? Dielectrics, they are non-conducting substances which are introduced inside a capacitor in order to increase, this is my key idea, increase its capacitance. So I think two most important words being non-conducting substances and introduced to increase the capacitance. तो अब ये हम करने जा रहे हैं. पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या करेगा. अच्छा, तुमको याद है कुछ टाइम पहले हमने एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में डाला था. यू रिमेंबर दिस वाज द कंडक्टर. वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, एंड तुमको याद हो तो यू नो दिस वाज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर. 1 2 3 4 5, और इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में डाला था. And anybody remembers what happened then? I would have loved had you said that due to this external electric field, the charges would experience displacement. Positive इधर चले जाएंगे, negative इधर आ जाएंगे, and due to that a new electric field would come into existence which would be from positive to negative. And equilibrium situation में what would be the net electric field inside the conductor? My God, I think that was the key idea. So in static situation, E external, E inside की value is equal to E external की value. So net field, electric field inside the conductor, we called it E net. E net was equal to 0. And this was, I think, the first property of a conductor, कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज ये कोई छोटा सा सरफेस ले लेता हूं, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक ई एक्सटर्नल और एक ई इंटरनल, और वो दोनों इक्वल हो जाने की वजह से
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्या डाइलेक्ट्रिक्स में भी इसी तरह का सिचुएशन होगा? लेट अस सी, क्या लगता है आपको? कंडक्टर नहीं है तो उसके पास क्या नहीं होगा? फ्री चार्जेस। यस सर सो डू यू अग्री अ डाइलेक्ट्रिक विल लैक फ्री चार्जेस? इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है। तो अगर ये तो अंडे जैसा बन गया, बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाएंगे। ओके, एंड ये रहा तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड होगा यही कुछ आसपास, बट जस्ट एक छोटा सा नोट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी डेवलप होगा ही, नो डाउट, नो डाउट। कैन यू सी an इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन? यहां पे अंदर के चार्जेस इतने सारे हैं और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी अंदर चार्जेस हैं, पर आपने देखा कुछ एक ही चार्जेस हैं, ज्यादा नहीं है। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन इज E inside will not be equal to E external. E inside छोटा होगा, E external बड़ा होगा। ये बेचारा इतना बढ़ ही नहीं पाया कि वो E external जितना बन पाए। यहां तो ये इतना बड़ा चार्जेस इतने डिस्ट्रीब्यूट हुए कि E inside became equal to E external। यहां पे तो E inside बेचारा छोटा ही रह गया क्योंकि ज्यादा चार्जेस है ही नहीं इसके पास। And as a result, do you think if I were to take a small Gaussian surface inside, would my net electric field be zero inside in the dielectric? No. So inside dielectric, net electric field is not zero. तो घटेगा या बढ़ेगा? कि सपोज E एक्सटर्नल 10 है और E इंटरनल 5 है, तो व्हाट वुड बी योर, यहां पे E एक्सटर्नल 10 है, E इनसाइड भी 10 है, सो व्हाट वाज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 minus 10, 0. Here it is 10 minus 5. How much is that? 5. Initially, so initial field से डिक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू, बस जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होने के लिए यहां पे इतने चार्जेस होने चाहिए कि ये जीरो हो जाएगा। सो माय फर्स्ट पॉइंट दैट आई अंडरस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक यूज करने से द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल डिक्रीज। Okay, that is my first point, which you shall write it. So, can I take this point out? Yes. Yeah. Sir, in first case, electric field non-uniform होगा। पर इतने छोटे स्पेस में नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा? डाइलेक्ट्रिक छोटा सा मटेरियल है, उसमें तू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे मारेगा? अरे एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल कैसे मारेगा? छोटी सी जगह में तो फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा ना। हाँ, बड़ी जगह हो तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, पर यहां पे यू आर पुटिंग दिस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड तुझे याद हो, कैपेसिटर के बीच में भी दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ही होता ना। तो हम यूनिफॉर्म फील्ड की ही बात कर रहे हैं यहां पे। ओके, सो हाँ, मैं ये कटेगा कैसे सर? क्या कटेगा? वो है। अच्छा, मैं इतना उड़ा दूं, आपने इतना लिख लिया ऊपर वाला, यस सर। तो कटेगा मतलब व्हाट इज कटेगा? सर घटेगा। घटेगा, घटेगा, अच्छा कैसे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नाउ व्हाट वुड बी ई नेट? अच्छा, अंडरस्टैंड, व्हेन आई प्लेस्ड दिस डाइलेक्ट्रिक इन दिस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे चार्जेस अपनी अपनी जगहों पे ही थे, है ना? सारे चार्जेस अपनी अपनी जगहों पे थे, और अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ई एक्सटर्नल जितना 10. सो इनिशियली electric field inside E net is E external which is 10. Let us say I'm just taking a value. फिर चार्जेस इधर और उधर होना शुरू हुए एंड इधर उधर होने से एक नया फील्ड जन्मा जो E इनसाइड था. E इनसाइड एंड हमने देखा कि E इनसाइड मैक्सिमम हो के उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 5. मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर ली है. अब फाइनल सिचुएशन में जब E एक्सटर्नल भी है और E इनसाइड भी है, E नेट इज E एक्सटर्नल माइनस E इनसाइड. अगर कंडक्टर होता तो E इनसाइड और E एक्सटर्नल दोनों इक्वल होने से नेट हो जाता 0. पर यहां पे E एक्सटर्नल कितना है 10, E इनसाइड कितना है 5. हाउ मच डज द वैल्यू बिकम? 5. Which first things first is not equal to 0, and secondly originally कितना था फील्ड 10, अब कितना है फील्ड 5. तो ओरिजिनल वैल्यू से तो घटा ना. हाँ सर. Hasn't the field decreased from its original value of 10 to a new value of 5? ओके सर. मुझे लगा सर आपने पुराने वाले ई नेट से कंपेयर किया, तभी तो मुझे नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है. मैं दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा हूं साइड बाय साइड. जैसे कंडक्टर्स में देयर आर लॉट ऑफ फ्री चार्जेस ड्यू टू विच E इनसाइड इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू. एट वन पॉइंट इट बिकम्स इक्वल टू E एक्सटर्नल. ये भी 10, ये भी 10. एंड फिर जब आप नेट फील्ड निकालने जाते हो E एक्सटर्नल माइनस E इनसाइड, 10 minus 10 becomes equal to 0. This is the situation with a conductor. जबकि with a non-conductor, with a dielectric, you see that बेचारा बढ़ के E inside maximum 5 तक पहुंचा. इससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि चार्जेस नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट जो तुम्हारा ओरिजिनल फील्ड था 10, उससे घट के फील्ड हो गया 5, which is not equal to 0. So कंडक्टर में नेट फील्ड इनसाइड इट इज 0. डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड इनसाइड इट will never be equal to 0, but it will be reduced. Do you understand this? Okay. Dielectrics are of two types, non-polar and polar. Now what are non-polar? You know, ये जो dielectrics होते हैं non-polar, उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो एक ही पॉइंट पे होता है. The positive and negative charges of this type of molecule, they coincide, and as a result what is their dipole moment? 0. So dipole moment, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, so dipole moment is 0. इसके एग्जांपल्स हैं H2, N2, Cl2, etc. So H2, N2, Cl2, all these are non-polar molecules. दूसरा है polar. You will see in the diagram. Diagram will tell you everything. Can you distinguish between this diagram and this diagram? Yes sir. Fine. Yes sir. इसका भी नेट चार्ज 0 है, इसका भी नेट चार्ज 0 है. बट लुकिंग एट द प्लेसमेंट, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे है. दैट इज द रीजन व्हाई डाइपोल मोमेंट इज 0. हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव are separated by a finite distance. What do you think? क्या इसका भी dipole moment 0 होगा? No sir. Yes sir. So dipole moment is non-zero. Dipole moment होगा. इसके examples है HCl, H2O, etc. Such molecules whose positive and negative charges are separated by some finite distance. So these are polar, these are non-polar molecules. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले non-polar का बिहेवियर देखते हैं कि कैसा बिहेवियर करता है वो. पहले तो in the absence of electric field external, फिर in the presence. So first case, external electric field is 0. So you will see ये एक
मैंने एक छोटा सा ब्लॉक लिया है जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर। मैं थोड़े थोड़े ही दिखा रहा हूं। सो यू कैन सी मैंने 1 2 3 4 5 दिखाए। हाँ सर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया है आपने। मैंने दिया नहीं है बाहर से कोई फील्ड अभी। ओके सर। ये वो सिचुएशन है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसी जगह रखे हुए हैं जहां पे बाहर से कोई फील्ड दिया नहीं जा रहा है। अब मैं बाहर से फील्ड दूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, एंड ये सब कुछ एक आइडिया पे ही चलता है, एक कंसेप्ट पे चलता है। अगर मैंने इस पूरे ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जिसको मैं E0 बार कहता हूं, डोंट यू अग्री ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, मैं एक मॉलिक्यूल पकड़ता हूं पहले, डोंट यू अग्री बोथ चार्जेस ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? यू अग्री? एंड व्हेनेवर, डू वी स्टिल रिमेंबर? यस सर। I would rather prefer F bar is QE bar। अर्थात इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पड़ेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डू यू अंडरस्टैंड? ये दोनों चार्जेस प्लस और माइनस इस एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं, एंड वेन एवर चार्ज Q इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, पॉजिटिव पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नेगेटिव पे ऑपोजिट। एंड देखते ही देखते क्या आप अज्यूम कर सकते हो कि इसका आलम क्या हो जाएगा? रोटेट होगा सर। क्या से क्या हो गए देखते देखते, पॉजिटिव वहां चले गए, नेगेटिव यहां आ गए। डोंट यू थिंक नॉन पोलर से अब ये पोलर बन गया? हाँ सर, पोलर बन गया। यस सर। सबका परिस्थिति वैसा ही होगा, इसका भी पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव पे फोर्स इस तरफ, इस पे भी। सो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, नेगेटिव यहां। माय गॉड, क्या यहां से यहां तक का सफर आपको समझ में आ रहा है या इट इज मेकिंग यू सफर? नो सर। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? इन पे फिलहाल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब कोई फोर्स नहीं था, सब आराम से अपने अपने उसमें बैठे थे सिचुएशन में। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इन चार्जेस पे फोर्स लगा ड्यू टू दिस फील्ड, पॉजिटिव पे लगा इन द डायरेक्शन तो पॉजिटिव उस तरफ शिफ्ट हो गए, एंड नेगेटिव पे लगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन तो नेगेटिव इस तरफ शिफ्ट हो गए। इन शॉर्ट, फ्रॉम अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल it has become a polar molecule. So you can say polarization has taken place. पहले इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था? 0। क्या अब नेट डाइपोल मोमेंट 0 है? कैन यू सी? इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका भी इस तरफ, इसका भी इस तरफ। इन शॉर्ट, इन सब में एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। सो पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, व्हाट इफ आई प्लेस अ पोलर मॉलिक्यूल? आई वांट टू सी द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? यप। यस सर। या टेल मी। सर, ये आपने बाउंड्री किसके लिए बनाई है? काय की बाउंड्री? ये वाली? हाँ सर। It is just a system in which there are 1 2 3 4 5 molecules. एक क्रिस्टल पकड़ लो ना। हाँ सर। Cl2 का क्रिस्टल है ये, जिसमें 5 Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं। पहले उस क्रिस्टल को रखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उस क्रिस्टल को ऐसी जगह रखा गया जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या चेंजेस होंगे हम वो देखना चाह रहे थे। ओके, Now, let us do the same thing for a polar molecule. देखें क्या होगा।
Okay, so second is polar molecule. First case, external electric field is 0. Same old crystal. इसमें और इसमें फर्क देखिए जरा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सारे, right now I have kept such a crystal in a system where there is no external electric field. Can you see that ये सबके भले dipole moments हैं, but all these molecules are randomly aligned, and if they are randomly aligned, can you see what will be the total dipole moment of this crystal? 0. So all molecules randomly aligned, and net dipole moment, भाई हर एक की इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, ये रही एक की, ये रही दूसरे की, ये रही तीसरे की, ये रही चौथे की, ये पांचवे की, ये छठे की, बट ये सब एरोज रैंडमली है हर दिशा में. सो व्हाट इज द नेट मोमेंट? 0. नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर क्रिस्टल. किसी इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट तो है, बट जब सब का लेने जाओगे तो नेट डाइपोल मोमेंट बिकम 0. एंड अब मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊंगा. कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? और करेगा. लगने दे, फिर क्या होगा? लगने दे, फिर क्या होगा? अरे अरे, लीनियर मोशन टॉर्क की वजह से. क्या बात है, नई बात, पहली बार सुना मैंने. लीनियर नहीं होगा सर. अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कमाल करते हो तुम लोग भी. यूनिफॉर्म में कभी लीनियर मोशन हो सके भला? नहीं सर, यूनिफॉर्म में तो नहीं होगा. तो फिर हम हमेशा यूनिफॉर्म की ही तो बातें करते हैं. यू विल सी दैट विद इन सम टाइम, जैसा somebody said, सर टॉर्क लगेगा, एंड दिस टॉर्क will tend to align the dipole in something like this fashion. Can you see slowly and steadily? ये सारे कितने, 1 2 3 4 5 6 6 बनाए थे ना, तो 6 बनाने चाहिए ना. Are you seeing? धीरे धीरे टक 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 टक. क्या ये धीरे धीरे सारे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होने लगे? यस सर. एंड नाउ, पहले यहां पे सारे रैंडमली अलाइन थे, तो व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट? 0. बट नाउ यू कैन सी इनके डाइपोल मोमेंट्स की दिशाएं इस तरह बन गई हैं. Will the net dipole moment be 0? नो सर. No, no. हाँ, मैंने अभी, कोई मेरे से पूछेगा सर आपने इसको और इसको ऐसा सीधा अलाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़े होते ही हैं. सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है, बट मेजॉरिटी हो पाए ये जरूरी है. यू नो, आई कंपेयर दिस सिचुएशन विद द सिचुएशन इनसाइड अ क्लासरूम. आई एम श्योर यू बीन इन अ क्लासरूम, है ना? यस सर. This is the situation of 6 students in the absence of faculty. जब तक faculty class में नहीं है, can you see all 6 are randomly looking here and there. कोई पीछे देख रहा है, कोई खिड़की के बाहर देख रहा है, कोई दरवाजे के बाहर देख रहा है, कोई अपने दोस्त को देख रहा है. सबके डाइपोल मोमेंट, सबकी मुंडियां अलग अलग अलाइंड है. बट जैसे ही faculty walks in the class, do you agree, slowly and steadily majority students की नजर एक ही दिशा में हो जाती है? यस सर. So as I was saying,
This is the situation in the presence of faculty, and you can see majority of the students have their mundis aligned in the direction of the faculty. कुछ कुछ है जो जो अभी भी टोटली अलाइंड नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि फैकल्टी का लेक्चर अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगा तो धीरे धीरे वो भी अलाइन हो जाएंगे, पर वो तो लेक्चर के ऊपर है और इनकी इच्छा के ऊपर है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है कि ये टोटली अलाइन होंगे या नहीं. बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. डू यू थिंक हियर दैट नेट डाइपोल मोमेंट अब नॉन जीरो हो गया है ना? सो नाउ नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. इन शॉर्ट, ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, कैन यू सी अब एक नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बनने लगी है क्रिस्टल में, when you put it in an external electric field, and this dipole moment is called induced dipole moment, and the dipole moment per unit volume. मैं क्या उड़ाऊं? मैं ये वाला उड़ा दूं? Can I take this off? ये सिर्फ एक आइडिया था. मैं सिर्फ आपको उसका बिहेवियर दिखाना चाह रहा था. सो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, डाइपोल मोमेंट तो इंड्यूस हो ही जाती है, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is denoted as P bar. Is called polarization या polarizability and denoted as कुछ नहीं. पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी बात एक ही है, बस इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड एज P बार. एंड कुछ कुछ डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि P बार इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बार. जितना बड़ा ये होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, एंड एज अ रिजल्ट P बार आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट chi E0 bar. This new constant chi E is called electric susceptibility. Don't worry, इसके बाद इसका नाम नहीं आएगा फिर से. It is just a constant, and this electric susceptibility tells us how good the dipole moment has become. कितना बड़ा हो गया है डाइपोल मोमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ एक्सटर्नल फील्ड E0 बार. एंड ये इक्वेशन जो मटेरियल्स ओबे करते हैं, इक्वेशन 1, जो मटेरियल्स जो डाइइलेक्ट्रिक ओबे करते हैं उनको कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स. हम ऐसे ही डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करने वाले. नाउ यू विल आस्क मी, सर ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जिनमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड. सो जो डाइइलेक्ट्रिक्स इस इक्वेशन 1 को ओबे करते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स. ऑलराइट, सो प्लीज टेक दिस इक्वेशन डाउन. अपने को यूज नहीं करना है, बट जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ओके, और अब चलते हैं एक्चुअल डेरिवेशन के पास. ओके, लेट्स गो. ओके, नाउ वी गेट सीरियस. अब तक देख लिया पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है वगैरह. अब मैंने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखे हैं, यू कैन सी दे आर रैंडमली अलाइंड, एंड फिलहाल कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. एंड जब मैं अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाऊंगा, दिस इज अ क्रिस्टल, एंड व्हेन आई वुड पुट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डू यू अग्री, हमने ये बात कर ली इससे पहले ही कि they will now get aligned along the direction of electric field. Is that agreeable? Okay, let me draw that scenario to you. मैंने जो पहले वाला सिनारियो ड्रॉ किया था उसमें सिर्फ एक सिंबॉलिकली बनाया था, पर अब मैंने बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स लिए हैं और अब मैं इन सबका कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहूंगा. ध्यान से देखिएगा. You can see
I am drawing the situation, the equilibrium situation, जो इस डाइपोल में काफी टाइम बाद क्रिएट हो जाएगा. एंड आपने ये देखा कि अच्छा पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ होंगे, इस तरफ या इस तरफ? और मैं यहां ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेजॉरिटी मतलब ऑल डाइपोल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव अलाइंड लाइक दिस. अ स्पेशल रीजन व्हाई आई मेक सच अ डायग्राम, ध्यान से देखें. नाउ लुक एट दिस सिचुएशन. कैन यू सी कि इस रीजन में what is the net charge in this region? जीरो. क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के एकदम करीब है, ये दोनों एक दूसरे के असर को काट डालते हैं. ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के एकदम करीब है, ये इसकी असर को काट डालता है. तो ये वाले ये एक दूसरे के असर को काट देते हैं, ये एक दूसरे के असर को काट देते हैं. एज अ रिजल्ट बीच में क्या हो जाता है? नेट चार्ज जीरो. ये जो पॉजिटिव दिख रहे हैं यहां पे, कैन यू सी दिस पॉजिटिव हियर? क्या इनका असर कोई कट कर पा रहा है? नहीं. यस सर या नो सर? सर लेफ्ट साइड में वो जो नेगेटिव चार्ज वो नहीं कट करेगा. इसके बाजू में कौन है जो इसका असर कट कर रहा है? इन दोनों का, इन दोनों, ये दोनों नजदीक नजदीक है तो ये असर कट कर रहे हैं, ये दोनों नजदीक नजदीक है तो ये असर कट कर रहे हैं. इसका असर कौन कट कर रहा है? कोई नहीं. अच्छा उसी तरह ये साइड में, कैन यू सी दिस नेगेटिव चार्ज इज हियर? इनका असर कौन कट कर पा रहा है? कोई नहीं. सो बीच का रीजन में ये दोनों चार्जेस एकदम नियर नियर है तो दे विल कैंसल ईच अदर. इस रीजन में these charges are very near to each other so they cancel each other, but this positive charge is here cannot be cancelled, these negative charges here cannot be cancelled. As a result after some time ये situation कैसा दिखेगा आपको बता दूं मैं. It will look something like this. Let me draw it in red. ये बीच का असर तो कट गया, अब क्या बचा? Can you see this? Only the positive charges here that are there and only the negative charges that are here that are there. बीच का सब कुछ कट हो गया. These are, let me call these are induced or बाउंड चार्जेस. ये यहां पे अटक गए हैं, ये यहां पे अटक गए, ये वाले तो एक दूसरे को कट कर दिए, चार्ज नेट जीरो हो गया बीच में. बट ये पॉजिटिव चार्ज पूरा इधर अटका हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इसका इधर अटका हुआ है. ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं किसके? डाइइलेक्ट्रिक के ना. सो दीज आर डाइइलेक्ट्रिक चार्जेस, डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, dielectric charges, and it looks like positive plate यहां है, surface charge density sigma p, negative plate यहां है जिसकी surface charge density है minus sigma p. so ये है minus sigma p और ये है and p. I could have written b here but government ने p बोला है polarized, तो मैंने इसको plus sigma p और minus sigma p indicate कर दिया. In short, this is what happens when you put a dielectric inside an external electric field. एक पॉजिटिव चार्जेस यहां जमा हो जाते हैं बाउंड वाले, नेगेटिव चार्जेस यहां जमा हो जाते हैं बाउंड वाले. So these act like two plates, the positive plate being here, negative plate being here, here plus sigma p, here minus sigma p. तो now let us understand कि अगर इस चीज को मैं कैपेसिटर के अंदर डालूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. दिस वाज जस्ट द इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन सी बाउंड चार्जेस बन जाते हैं. एंड नाउ आई शैल पुट द डाइइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर.
my final question of the day. Can I take this off now? Okay. So in the final where equations will be dealt with, अब तक एक भी इक्वेशन नहीं आया, वो p bar is chi e 0 bar, वो कोई इक्वेशन नहीं है, वो कहीं यूज नहीं हो रहा है. अब जो इक्वेशन आएंगे वो यूज होंगे. Okay, now dielectric in a capacitor, my most favorite question. क्योंकि आखिर में तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी कि कैपेसिटर में उसका क्या फर्क पड़ता है. चलो भाई आ जाओ. कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. सो कंसिडर अ कैपेसिटर, consider two plates of a capacitor having charge densities प्लस सिग्मा एंड, तो जो है ये पे इस पे प्लस सिग्मा है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे है माइनस सिग्मा. कैन समवन टेल मी, डिस्टेंस दोनों के बीच में है d, कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ सच अ कैपेसिटर? So this capacitance is C0, original capacitance, epsilon 0 A by D, very correct. What will be the electric field between the two plates? Sigma by epsilon 0. And we'll call it what? E0. Electric field between the two plates as you rightly said, sigma by epsilon 0. And what will be the potential difference between the two plates? By PD, isn't it ED? VO, EOD, and what is EO? Okay, मेरे तीन ओरिजिनल इक्वेशंस आ गए. ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अब शेयर आया. नाउ वी पुट डाइलेक्ट्रिक in the region between the two plates. वो पोलर मॉलिक्यूल जैसा हमने जो लास्ट डिस्कशन में बनाया था वैसा ठूस दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से सारे इस तरह अलाइन हो गए कि यू रिमेंबर द सेकंड डायग्राम दैट आई ड्रॉन हियर? Yes, sir. Yeah. If you remember that diagram, it was something like पॉजिटिव यहां आ जाते हैं और नेगेटिव यू रिमेंबर दिस वाज सिग्मा पी. Yes, sir. अच्छा, ये लाल कलर के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नया जो होगा वो किस तरफ होगा? Left side. Right to left. Right side, right side. I'll call it EP. So if you are looking at these arrows, you can see external electric field इस तरफ है, ये induced charges का डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP वो इस तरफ है. What do you think will be the net field in this region? But of course it is not zero. Isn't it EO minus EP? Yes, sir. EO minus EP, yes, sir. So now we put dielectric in the region between the two plates. So bound charges, induced या bound charges appear near the plates and have surface charge densities plus minus sigma p.
And now the net electric field. I am going to start taking things off, huh? Because now I'm on a deducing spree. So what is the net electric field between the two plates? EO minus EP. I'll call it E. Isn't it EO minus EP? And what is EO? EO ये रहा sigma by epsilon 0. And what is EP? EP isn't it sigma P by epsilon 0? है ना? Yes, sir. EP किसकी वजह से है? ये प्लस और माइनस जो रेड कलर के चार्जेस है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा P. So EP is sigma P by epsilon 0. So what is going to be your net electric field? Isn't it sigma minus sigma P? Number 4. Okay. And now the turning point. हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू ई जीरो एंड ई जीरो इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. भाई ये 1 2 3 इक्वेशन आपने लिख लिया फटाफट. Yes, sir. कैन आई सेफली टेक हिम ऑफ? ये C0 याद रखना, वापस आएगा ये. सब कुछ रिटर्न होके एक बार तो आता ही है. सो फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे मैंने कहा था हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, सिग्मा माइनस सिग्मा पी is proportional to E0, which is proportional to sigma. So sigma minus sigma P is directly proportional to sigma. Sigma minus sigma P proportional to E0 and E0 proportional to sigma. So sigma minus sigma P proportional to sigma, and which gives me a very lovely expression. I am introducing a proportionality constant, sigma by K. Ladies and gentlemen, जो लोग मेरे साथ जेई नीट किए हैं वो इस K को पहचानते हैं. Yes, sir. Very well, very well, बहुत बढ़िया. K is called dielectric constant. And अब भाई, what is the potential, what is the electric field now? So what does your equation 4 become? सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह सिग्मा बाई के लगा दूं. Sigma by K epsilon 0. Epsilon 0 into K. भाई एनीथिंग दैट यू नो, Epsilon 0 into K. इसे पहचाना. E0, isn't this E0? So E is E0 by K. So इसका मतलब है the electric field in the presence of dielectric reduces by a factor K. So I'll write it here. So अच्छा आप लिख लो ना, electric field reduces by a factor K. अब anybody for potential difference between the two plates? I can take this off. Yes, sir. PDC. Oh yes, absolutely sir. PD is no doubt ED. The PD between the two plates V is ED. And ED वो E क्या था? ये रहा. E कहा गया? Sigma by epsilon 0 into K into D. And do you remember what is sigma? Isn't it Q by A? Yes, sir. एंड अगर तुमसे कोई कहे कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस लगाओ, फाइंड आउट करो. अच्छा, C is equal to Q by V because Q is equal to CV, you know that. अच्छा, I'm taking this off.
C is equal to Q by V. ये लिख लेना, ये E is E0 by K बहुत जरूरी चीज है, यूज भी करना पड़ जाएगा. डोंट वरी, मैं एंड में इसको एक बार लिखूंगा जरूर. C is Q by V. V ये रहा, Q by या QD by Q कट और एप्सिलॉन 0 के चढ़ गया ऊपर. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? C is epsilon 0 K A by D. C something that you know? Epsilon 0 A into Isn't that C0? C0. So if you are noticing it very carefully, आपका नया capacitance has become K times the original capacitance. Are you seeing? So the new capacitance is K times. K जितना बड़ा तुम्हारा capacitance उतना ही ज्यादा हो जाएगा. That is, the new capacitance is K times the original capacitance. And दो टूक बातें, डेरिवेशन खत्म हो गया. दो टूक बातें ये एप्सिलॉन 0 और K के लिए. Here epsilon 0 into K is denoted as epsilon, which is called the absolute permittivity of the medium. And as you know, K is called dielectric constant. K is epsilon by epsilon 0. And you should always know that K will be greater than 1. बराबर? K will be greater than 1. एयर या वैक्यूम का K 1 होता है, बाकी मटेरियल्स का K उससे ज्यादा होता है. जैसे वाटर का K 80 होता है, मेटल्स का K इंफिनिटी होता है, मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है. वी नो दैट. सो टू थिंग्स वी सॉ. Capacitance in the presence of dielectric is epsilon 0 K A by D, and electric field in the presence of dielectric is E0 by K. So electric field reduces by a factor K. Fair enough. Here the chapter is over. Kindly jot these important equations down. Okay, numerical number 5 on the roll now. Out of the two numericals left to do, this is one. Numerical number 5. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. They've told me picofarad is 10 to minus 12. What will be the capacitance if the distance, so C क्या होगा if distance has been reduced by half? Oh, D dash is D by 2, and the constant between space between them is filled by a dielectric substance having dielectric constant 6. So, as I said, original capacitance. Do you agree C0 is epsilon 0 A by D, which is 8 picofarad? Okay, तो ये C0 मेरा हो गया 8. Now, new capacitance. जब भी तुम उसके स्पेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालो तो एप्सिलॉन 0 A by D की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 K A by, अब डिस्टेंस भी आपने चेंज किया है, D डैश. इज दिस अग्रीएबल? अब D डैश की जगह D by 2. अगर आपने डिस्टेंस नहीं चेंज किया होता तो सिंपली D होता, K यहां मल्टीप्लाई होता, पर D चेंज किया आपने तो D डैश. सो एप्सिलॉन 0 K A over D by 2. Do you agree this 2 goes up? So 2 epsilon 0 K A by D. मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखता हूं. K की जगह कितना? 6. You remember this beautiful thing? Ever seen it before? C0 E0 नहीं, C0. So 6 2s are 12 times C0, and that's 12 into C0 is how much? 8, and 12 8s are 96. 96. So your new capacitance, just imagine, 8 picofarad से 96 picofarad हो गया देखते देखते.
डाई इलेक्ट्रिक डालने का क्या मजा है बाबूजी, बढ़िया बढ़िया। और उसमें भी डिस्टेंस आपने कम कर दिया, मतलब ये दो चीजें आपने करी, एक तो डिस्टेंस कम कर दिया दो प्लेट के बीच में, दूसरा डाई इलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, तो डबल मजा ने कम दाम। तो 8 पिकोफैरेड से 96 पिकोफैरेड आपका हो गया नया कैपेसिटेंस। इज दिस एग्रीएबल जेंटलमैन? फेयर इनफ? Yes, sir. Okay, I am looking at numerical number. I think 9 or 10, I guess. 9. 8 नंबर का डेटा उठा के 9 नंबर करना है. So 8 नंबर का डेटा, 9 नंबर का numerical. I am taking this off. So if you are reading numerical number 9, वो डेटा सारा 8 में से उठा रहा है, तो हम भी उठा लेंगे. सो डेटा पूरा 8 का और सम होगा 9 का. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इन द कैपेसिटर. तो ये जो कैपेसिटर है 8 में, उसको पहले जॉट डाउन कर लेते. ईच प्लेट का एरिया 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3 mm and capacitor is connected to 100 volt supply. So this is our basic capacitor. हमको कुछ फाइंड करने नहीं, चार्ज और कैपेसिटेंस तो हमने 8 में फाइंड कर लिया था. अब ये डेटा मैं यूज कर रहा हूं 9 में. What would happen? I am starting number 9. If in the capacitor given in example number 8, ये वाला, और 3 mm mica sheet, so ये डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहा हूं, माइका शीट जो 3 mm, मतलब एब्सोल्युटली पूरा डिस्टेंस भर जाता है उससे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 is placed, is inserted between the plates while the voltage supply remained connected and after the supply was disconnected. Okay भाई, I would suggest you need to pay attention. सबसे पहली बात, ये कैपेसिटर है एंड कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है 3 mm, मतलब उस पूरे स्पेस में माइका लगा दिया है, पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया. जब मैं पूरे दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, व्हाट डू यू थिंक विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? Epsilon 0 K by D. Very good. So C is K times C0, which is epsilon 0 Ka by D. So I think we should be ready to find the new value. 8.85 into 10⁻⁻12 into K is how much? 6. हमने एक्चुअली फाइंड किया था न्यूमेरिकल 8 में, पर हम भूल गए, तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं. डिच 3 2s are 6, 8.85 2s are 17.7, and 17.7 into 6, how much is that supposed to be? 106.2. 106.2 picofarad. Is that true? Will that be correct? So C 106.2 pico ही है ना? हाँ, 10⁻12 picofarad. अच्छा, and now they've asked me certain dangerous questions. First, I think the first question is while the voltage battery is still connected, isn't it? Yes, sir. While voltage supply is still connected. भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, अगर तुमने कैपेसिटर के दोनों एंड्स बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, डोंट यू थिंक the potential difference between the two terminals of the battery will remain the same 100 volt? बराबर? Yes, sir. So if battery is still connected, the PD across the capacitor is same, that is V is equal to 100 वोल्ट. मतलब अभी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच में है. भाई कैपेसिटेंस हो गया 106.2 डाइलेक्ट्रिक डालने से, वोल्टेज 100 वोल्ट है,
सो चार्ज कितना होगा? सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हैव यू हर्ड ऑफ Q इज इक्वल टू CV and C is how much? 106.2 pico 6.2 picofarad. into 100. How much is that supposed to be? मैं इधर से भी 2 जीरो उठा रहा हूं, 1 2 3 4. So 1.06 into 10 raised to minus 8 coulomb. Is that agreeable? Yes, sir. So 1.06 into 10 raised to minus 8 coulomb is the charge, and all this is when the battery is still connected. Acha, what if the battery is disconnected? Let me tell you. क्या मैं इस जगह को उड़ा सकता हूं? Yes, sir. अच्छा, अब तुमको याद हो, अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक डालने से पहले 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की थी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So charge on the capacitor before dielectric is introduced. You know, this was what numerical 8 told us. Q is equal to C0 into V, and C0 was what? Epsilon 0 A by D into voltage. अब मैं एक्चुअली चार्ज कितना था अगर आपको याद हो तो, अब अगर आपको याद नहीं है तो मुझे न्यूमेरिकल 2.8 का आंसर वही है, ए 1.8 into 10 raised to minus 9 coulomb. आई गेस सो. 1.77 मतलब 1.8, राइट? टच 3 2 17.7 into 10 raised to minus 10 या 1.8 into 10 raised to minus 9, बरोबर ना? वही है Yes, sir. करीबन 1.8 into 10 raised to minus 9 coulomb. And now I shall start the second point, which says while the battery is disco. अब बैटरी निकाल दी मैंने. डू यू अग्री? बैटरी निकाल दी तो चार्जिंग का जो जरिया था वही निकल गया, है ना? बैटरी क्या कर रही थी? कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी. अब बैटरी आपने डिस्को कर दिया, सो जितना चार्ज कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले आया, डू यू थिंक अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज में कोई चेंज आएगा? नहीं. सो बैटरी डिस्को हो जाने पर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा वाइल वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड हो तो V100 रहता है, पर यहां बैटरी चली गई. सो व्हेन बैटरी इज डिस्को, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर will remain same. So a very important idea. So when battery is disconnected, the charge on the capacitor remains same. When battery is connected, voltage remains same, potential difference remains same. When battery is disconnected, charge remains same. The charge on the capacitor remains same. That is, Q dash is same as Q. Dielectric डालने के बाद 1.8 into 10 raised to minus 9. और डाइलेक्ट्रिक तो तुमने डाल दिया है, तो कैपेसिटेंस तुम्हारी कितनी हो गई? 106.2 है ना? 106.2. Yes, sir. Picofarad. And now the PD. Anybody can tell me, इसमें ED कहां से आएगा छोटे? Q is equal to CV वाला नहीं आएगा, है ना? Yes, sir. So V dash is Q dash by C. I think Q dash ये रहा, 1.8 into 10 raised to minus 9, the whole over 106.2 into 10 raised to minus 12. Minus 9 plus 12 is 1000. So 1800 divided by 106.2, 16.94, 60.9. करीबन 17.
है? चेक इट आउट. यस सर. सो यस सर. फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी करते हो वो अलग बात है, डाइलेक्ट्रिक डालते हो नहीं डालते हो, प्लेटें नजदीक करते हो नहीं करते हो, कैपेसिटेंस तो चेंज हो ही जाएगा, बराबर. बट अगर आप दो प्लेट्स के अक्रॉस सप्लाई कनेक्टेड रखते हो तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स विल रिमेन सेम. बट अगर आप सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हो तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टूड? कोई शक? नो सर. बराबर. आई थिंक आई शैल डू इलस्ट्रेशन 2.8. हाँ, यस, somebody wants to say something. सर आपने वो जो आंसर निकाला था Q इज इक्वल टू CV में जो आया था 1.06 into 10⁻⁸ कूलम, इसके पहले में, हाँ इसके पहले वाला जो था, हाँ, वो भी मतलब वो कब का चार्ज था? डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का. ये तेरा डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का चार्ज है? हाँ सर. बराबर. फिर तूने डाइलेक्ट्रिक डाला पर उस केस में तूने सप्लाई कनेक्टेड रखा, मतलब पीडी तो 100 वोल्ट ही रहा, हाँ सर. एंड तेरा कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से तेरा चार्ज भी चेंज हो गया, चार्ज बढ़ गया. हाँ सर. बट इस केस में तूने डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले चार्ज तेरा ये था, फिर तूने बैटरी निकाल दिया, फिर डाइलेक्ट्रिक ठूसा, पर बैटरी निकाल देने की वजह से अब पीडी चला गया तो चार्ज जितना था उतना ही रहा. मतलब सर पहले बैटरी डिस्कनेक्ट किया फिर डाइलेक्ट्रिक डाला इस वाले केस में? हाँ, पहले बैटरी डिस्को किया फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया. ओके सर. उसमें बैटरी कनेक्टेड ही था और मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था, हाँ सर. बराबर. सो इसमें बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने से चार्ज जितना था वही रहा, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से चेंज हो गया, बट चार्ज सेम, कैपेसिटेंस चेंज. तो अब उस दो प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा? करीबन 16.9 या 17 वोल्ट. अग्रीएबल? ओके. सो आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट न्यूमेरिक लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द डे, इलस्ट्रेशन 2.8, माय लास्ट थिंग फॉर द डे. एंड आई थिंक इसके साथ जो कुछ एडिशनल में वगैरह बचा होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. ओके. सो आर यू लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 2.8 या 2.9? आई डोंट रिमेंबर विच नंबर इट इज. 2. Yeah, 2.8. Yeah, 2.8. Lovely illustration. बढ़िया. ओके, क्या कहता है? ओके, वो ये कहता है a slab of material dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D where D is the separation. How is the capacitance changed when the slab is introduced between the plates? So first, initial situation. मैं आपको initial situation बता दूं. डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, दो प्लेटें हैं हमारे पास. अरे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, एंड आपका कैपेसिटेंस जो है वो C0 है. व्हाट इज द कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस? ओके. ये लिखना है तो ये भी सही, और अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना है, यू नो C Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V. यस सर. ये भी चल जाएगा. अच्छा, अब नाउ फाइनल परिस्थिति में अब मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. अच्छा, व्हाट इज द पीडी बिटवीन द टू प्लेट्स? मैं भूल ही गया ये बात. पीडी एब्सोल्युटली VO, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा. और अब टू फाइनल आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक. अगर आप ध्यान से देखें
तो डाइलेक्ट्रिक इज नॉट ऑक्यूपाइंग द होल एरिया. आर यू सीइंग दिस? Yes, sir. Dielectric is not occupying the whole area, no, the whole distance. It is occupying just 3/4. Can you see? इतना ही स्लैब डाला है मैंने. वर्थलेस लाइंस मारी है मैंने. And this much I should 3D/4, isn't it? है ना? 3D/4 तक का डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K. बाकी के D/4 में क्या है? एयर है ना. पहले पूरे में क्या था? एयर. अब सिर्फ 1/4 में एयर है, 3/4 में डाइलेक्ट्रिक है. अच्छा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एंड डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? माय गॉड. नाउ द टोटल पीडी बिटवीन द टू प्लेट्स. डू यू एग्री? यहां पे सिर्फ एयर था, पूरा का पूरा डी में एयर था, सो इट वाज सिंपली E0D. बट यहां पे potential difference between the two plates will be potential difference first in air plus potential difference in dielectric. दो चीजें है ना. अब एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है. एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E0. डिस्टेंस कितना? D/4. बिकॉज आई एम श्योर यू नो PD is ED. PD, don't you agree, is ED. So एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E0. डिस्टेंस कितना? D/4. डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E0/K. एंड डिस्टेंस कितना? 3D/4. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, कैन आई टेक E0D कॉमन? ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4K. आप चाहो तो 4 को भी कॉमन निकाल सकते थे. सर 3 भी आएगा. हाँ, 3 ऊपर. यस यस यस. ओके. एंड नाउ आई थिंक आई शैल हैव टू फाइंड द फाइनल कैपेसिटेंस. कैन आई टेक दिस मच ऑफ इफ यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल? Yes, sir. Okay. So final capacitance. Final capacitance. मैं इसको बाद में देखता हूं करने का, बाकी 4 कॉमन ले सकता हूं वगैरह वगैरह. C डैश ओरिजिनल कितना था? हमने ओरिजिनल क्या लिखा था? C0 ना. C इज Q/V, या चार्ज कितना है? Q0/V. V ये रहा. (0D). ए EOD को क्या कहते थे तुम? V0 नहीं कहते थे? Yes, sir. एंड मैं नीचे यहां के मल्टीप्लाई किया तो 4K और ऊपर K+3 एंड ये इसका नाम है V0. ये 4K चढ़ जाएगा ऊपर. And E0D is what? V0. And Q0/V0, isn't it C0? Yes. So C is equal to C0 into 4K over K+3. Can someone see the final answer? Yes, sir. Is that the final answer? Yes, it is. Yes, sir. 4K over K+3 into C0. So I think here ends the day's play. और नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब को उठा लेंगे. बट बाकी सब तो खत्म हो गया. नो थियरी लेफ्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करते हैं. थैंक्स अ लॉट. कीप सॉल्विंग. बाय बाय.